नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 2 दिन के अंतराल के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से उछाल आया है। इस महीने में 18 दिनों में ऐसा 11वीं बार हुआ है, जिसके कारण इस महीने पेट्रोल की कीमत में ₹2.64 की बढ़ोतरी हो चुकी है और डीजल की कीमत में ₹3 की बढ़ोतरी की जा चुकी है। आज की बढ़ोतरी की बात करें तो पेट्रोल की कीमतों में 19 पैसे और डीजल की कीमत में 29 पैसे की वृद्धि की गई है, जिसके कारण दिल्ली में पेट्रोल के 1 लीटर के दाम ₹93 के पार हो गए और डीजल की कीमत भी ₹83.80 हो गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया है कि नारद घूसकांड मामले में टीएमसी के 4 बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। इनमें 2 नेता ममता सरकार में मंत्री हैं। इनके नाम फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी हैं, जबकि 2 अन्य नेता पूर्व मंत्री मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी हैं। सीबीआई ने इन चारों को सोमवार सुबह गिरफ्तार किया था। टीएमसी नेताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से निवेदन किया कि वह हाउस अरेस्ट के आदेश पर रोक लगा दें, लेकिन अदालत ने उनकी बात को नहीं माना। आज प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के कारण मरने वाले लोगों पर बोलते हुए भावुक हो गए। वो वाराणसी के स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वायरस ने हमसे काफी लोगों को छीन लिया है। जिन लोगों ने इस दौरान अपने लोगों को खोया है, उनके लिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, साथ ही श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अभी संतोष का समय नहीं है, हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। अब हमारा मंत्र होगा, जहाँ बीमार वहीं उपचार। जितना हम उपचार लोगों के पास ले जा सकेंगे, हेल्थ व्यवस्था पर लोड उतना ही कम होगा। जहां बीमार वहीं उपचार, इस सिद्धांत पर फोकस करना होगा। पीएम मोदी ने वाराणसी के स्वास्थ्य कर्मियों से बात करते हुए कहा कि पिछले दिनों में ब्लैक फंगस की एक नई चुनौती सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार करने पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने फिर कहा कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य दुश्मन से है, इससे हमें अपने बच्चों को भी बचाकर रखना होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से क्यों कहा कि ब्लैक फंगस के मामलों को महामारी कानून के तहत अधिसूचित करें? देश में जिस तरह से इसके मामले सामने आ रहे हैं, वे ही इस सवाल का साफ जवाब देते हैं। देश भर में 5,500 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं और 126 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इस फंगस के संक्रमण के मामले देश के किसी एक हिस्से से ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि अधिकतर हिस्सों से आ रहे हैं। बंगाल से लेकर राजस्थान और हरियाणा से लेकर तमिलनाडु तक, महाराष्ट्र और गुजरात में तो करीब 1,500 हजार केस आ चुके हैं। भारत में पिछले एक दिन में 2,59,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 20,61,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है। इसके अलावा पिछले एक दिन में 4,209 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,60,31,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 2,91,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल सक्रिय मामले 30,27,000 से अधिक हैं। दिल्ली और देश में किए गए सीरो सर्वे के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर में दिल्ली में 60% से अधिक बच्चे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। इस सीरो सर्वे में ये भी बात सामने आई है कि दिल्ली में वयस्कों से अधिक एंटीबॉडीज बच्चों के अंदर पाई गई हैं, जिसका मतलब साफ है कि बच्चे भी बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं। हालांकि या तो उनको लक्षण नहीं दिखे या बेहद मामूली लक्षण रहे होंगे। मालूम हो, विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर टीकाकरण तेज नहीं किया गया और लापरवाही बरती गई तो अगले 6 से 8 महीने में तीसरी लहर आ सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह ब्लैक फंगस की दवा को पूरा करने के लिए दुनिया में कहीं से भी इसको आयात करे। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एम्फोटेरिसिन भी बाजार से गायब हो चुका है। इसके कारण लोगों की जानें भी जा रही हैं। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से सख्त लहजे में कहा कि इसकी दवा को उपलब्ध कराइए, इससे पहले कि हम इसके कारण और लोगों को खो दें। जिस टूल किट को बीजेपी ने कांग्रेस की टूल किट बनाकर प्रचारित करने की पूरी कोशिश की, उसको शेयर करने पर अब ट्विटर ने कार्रवाई की है। ट्विटर ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा शेयर की गई उसी टूल किट के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताया है, यानी ये दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। बता दें, बीजेपी ने इस टूल किट को शेयर कर आरोप लगाया था कि कांग्रेस पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश में लगी हुई है। बता दें, अब जब ये टूल किट फर्जी साबित हो रही है तो लोग बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। उनका कहना है कि महामारी के दौर में जिस वक्त हर रोज लोग मर रहे हैं, बीजेपी और सरकार के मंत्री फर्जी टूल किट से कांग्रेस पर हमला करने में व्यस्त हैं। चर्चित पत्रिका तहलका के प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को गोवा की सेशंस कोर्ट ने शुक्रवार को बरी कर दिया है। तरुण तेजपाल के खिलाफ उनकी एक महिला सहयोगी ने 2013 में गोवा के एक 5 स्टार रिजॉर्ट में बलात्कार का आरोप लगाया था। महिला पत्रकार के द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद तरुण तेजपाल को तहलका के संपादक पद से हटा दिया गया था।
उन्हें नवंबर 2013 में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि मई 2014 में उन्हें जमानत मिल गई थी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमले तेज कर दिए हैं। उधर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी आलाकमान से पंजाब में चल रहे झगड़े में दखल देने की मांग की है। सिद्धू ने गुरुवार रात को की गई एक ट्वीट में कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर खत्म होने तक उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू ने कहा, अब कांग्रेस के विधायकों और कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाना चाहिए और हाईकमान को पंजाब का सच बताना चाहिए, जैसा कि मैं लगातार करता रहा हूं। महामारी के इस दौर में गौतम अडानी की संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अब वो एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। उन्होंने चीन के झोंग शान को पछाड़ दिया है। अब अडानी की संपत्ति 4.85 लाख करोड़ रुपए हो गई है। बता दें, एशिया में अब अडानी से आगे केवल मुकेश अंबानी ही हैं, जिनकी संपत्ति 5.58 करोड़ रुपए है। चरमपंथी संगठन हमास और इजरायल के बीच चल रहा संघर्ष रुक गया है। 11 दिनों तक चले इस संघर्ष में बड़ी संख्या में फलस्तीन के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो इजरायल के भी कुछ लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी कैबिनेट की गुरुवार देर रात हुई बैठक के बाद संघर्ष विराम का फैसला लिया गया है और ये इजिप्ट की ओर से लाए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हैं। इजरायल के रक्षा विभाग के अफसरों ने दावा किया है कि उन्हें इस बार बड़ी सफलता मिली है। इसके बाद हमास ने भी एक बयान जारी कर संघर्ष विराम की घोषणा की और कहा कि गुरुवार देर रात 2 बजे से इसे अमल में लाया जाएगा। संघर्ष विराम के बाद गजा पट्टी में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और संघर्ष विराम होने का जश्न मनाया। उन्होंने फलस्तीन का झंडा लहराया और विक्ट्री का निशान दिखाकर अपनी जीत होने की बात कही। इस बार के संघर्ष में फलस्तीन के 232 लोग मारे गए, इसमें 65 बच्चे भी शामिल थे। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक हमास के एक अफसर ने कहा कि संघर्ष विराम की घोषणा का मतलब है कि नेतन्याहू की हार हुई है और फलस्तीन के लोगों की जीत हुई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।